हम भी लिखते हैं, हम भी देखते पढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कहीं है तो कब आएगा भैया, कब आएगा? जब लोग परेशान हैं, जब लोगों को दवा नहीं मिल रही है, जब दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जब रेमडेसिविर के इंजेक्शन के नाम पर अस्पताल में पानी नर्सें लगाए दे रही, पानी का इंजेक्शन लगाए दे रही हैं, जब लोग मरते नहीं हैं अस्पताल में बल्कि उनके अंगों की तस्करी हो रही है, अगर तब भगवान नहीं आ रहा है, तब कोई ईश्वर नहीं प्रकट हो रहा है, तो अब कब प्रकट होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसीबत के दौर में जो लोग चमत्कार दिखाते थे, भगवान को दिखाते थे, आज वो जो है सबसे पहले लाइन में लगे हैं, जो भगवा वगवा पहने हुए हैं, बाबा दाढ़ी वाड़ी। कई बार फेसबुक पे देख लेता हूँ कि वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि सब बीमारी योग से दूर करते थे, उनके यहाँ 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सबको क्वारंटाइन किया गया, सबको इलाज दिया गया। ये जो मुक्ति दिखाते हैं तो उनको भी जरूरत पड़ी तो वेदांता हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो आज की तारीख में जो आवश्यकता है मार्क्स के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, कि हम लोग किसी भी तरीके के भेदभाव से मुक्त होकर ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ाई शुरू करें जिसमें हर व्यक्ति के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, चिकित्सा, शिक्षा, इसकी व्यापक व्यवस्था समुचित रूप से हो सके। और इसके लिए जो भी बाधाएं हों, चाहे पूंजीवाद बाधा हो, चाहे जातिवाद बाधा हो, चाहे धार्मिक सांप्रदायिकता बाधा हो, चाहे पाखंड बाधा हो, चाहे अंधविश्वास बाधा हो, सबके लिए हम लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो आपका विषय है उस विषय पर भी जो हमने मनन किया कि अगर आप एक तरफ से कहते हो, देखो भाई बुरा मत मानिएगा, कई विचारधारा के लोग बैठे हैं, बताते हैं बॉडी में इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए तो रोग नहीं आएगा। अब इम्यूनिटी पावर किसी को खीरा खाने से मिलेगी, तो किसी को भैया मछली खाने से मिलेगी, किसी को मुर्गा की हड्डी चूसने से मिलेगी। पिछली बार तो हमको बड़ा ताजुब हुआ, इधर कहें इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ और उधर कह रहे हैं मुर्गी अंडा की सारी दुकानें बंद कराओ। तो अब इम्यूनिटी पावर मिली कहाँ से? सबसे पहले इम्यूनिटी पावर मिली कहाँ से? दारू की ठेका से। सब कुछ बंद कर दिया और दारू का ठेका सबसे पहले खोल दिया। ऐसे टूटे हैं लोग इम्यूनिटी पावर के लिए कि कुछ पूछिए ही नहीं। वो लाइन लगा के पुलिस वालों को लाइन लगा के दारू बंटवाने को, लेकिन 2-3 दिन रहा, फिर मामला ठंडा हो गया। तो इम्यूनिटी पावर जिस तरीके से मेंटेन हो सकती है, चाहे सुबह टहलने से, चाहे सुबह योग करने से, चाहे सुबह गर्म पानी पीने से, चाहे नींबू पानी पीने से, चाहे आपको शाकाहार से, चाहे आपको मांसाहार से, अपनी इम्यूनिटी पावर को दुरुस्त रखने की जरूरत है। सब लोग अपने शरीर के अंदर जब अवरोधक क्षमता बनाए रखेंगे तो जो रोग वाली जो क्षमता है, वो रोग का जो प्रहार क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता के सामने, प्रतिरोधक क्षमता अगर ज़्यादा है तो हमलावर क्षमता कम रहेगी, तो आप सुरक्षित रहोगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो लोग कहते हैं भाई घर से बाहर न निकलो, दूरी बना के रखो, एक बड़ा खराब शब्द आया था सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को हमने शुरुआत से खत्म किया। शुरुआत से कहा सोशल डिस्टेंसिंग तो ये थी कि पंडित जी ने पहले से बना रखा था कि साहब नहीं, दूर से दर्शन करोगे, दूर से हमको पानी पिलाओगे, दूर से शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग इसको कहते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात आती है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हो सकती है कि हाँ भाई ठीक है, आप 2 गज दूर रहो, 2 गज हम दूर रहें। अब ये हमने तो एक बार मजाक किया भाई, आपको भी मजाक लगे तो जरा गौर कर लीजिएगा। मजाक किया कि आपने कहा कि शादी होगी और 20 से 25 लोग जाएंगे और मास्क जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा, घसीटे लाल जी से, कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग से कोई नौजवान हमारा ही बेटा हो और शादी करके लाए हों तो मास्क लगा के बीवी के साथ 3 फुट की दूरी बना के, कौन सा शंकर जी वाली कहानी सुना रहे हो भैया कि दौड़ा दौड़ा के जो है हो गया था? ऐसा कहीं हो पाएगा? और अगर नहीं हुआ तो मास्क नहीं लगाए हो, आपने महामारी का उल्लंघन किया, आप पे केस हो जाएगा। और अगर इस तरीके से केस किए होते तो फरवरी मार्च में पिछली बार लॉकडाउन हुआ था और दिसंबर के महीने में जिनके जिनके घर में बच्चे पैदा हुए थे सबके खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि आप लोगों ने 3 फुट की दूरी, मास्क जरूरी का पालन क्यों नहीं किया, इसलिए महामारी के अधिनियम का उल्लंघन हुआ। आज देखिए टीवी पे, देखिए मजाक कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जब कभी भी टीवी पे आते हैं
मास्क नहीं पहनते, बात पूरी बोलते रहते हैं। जितने हरामखोरों ने राजनीतिक रैलियां बंगाल में की, एक भी आदमी मास्क पहने नहीं था। भीड़ में जो लोग आते थे मास्क नहीं पहन के आते थे। अब एक सवाल बड़ा बेहुदा हो जाएगा, अगर मास्क ही जरूरी है, अगर मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा तो फिर दूसरी दवाओं की जरूरत क्या है? हर आदमी को मास्क पहनाओ नहीं, बल्कि दिन में 3 बार बदलाओ, हम तैयार हैं। लेकिन हमने जो महसूस किया, आप मेडिकल लाइन में हैं, भैया ने भी बताया, हम महसूस कर रहे हैं कि हम अगर 24 घंटा मास्क लगाए रहें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 25वें घंटे हम बीमार हो जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा सकता। आज जो हमें जो स्वच्छ वायु, कौन सी साइंस तुम्हारी चल रही भाई? हम ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, अभी तुमने पहना दिया हमको मास्क। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये हमने पढ़ा है, और ऑक्सीजन लेता है। और जब ये मास्क चढ़ाए हैं तो हमारे मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमने लिया अंदर, तो फिर हमारे मुंह में जा रही वही कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी साइंस पढ़ा रहे हो भाई? कौन सा कानून सिखा रहे हो? लेकिन फिर भी सरकार कह रही है तो लोग पालन करें, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मास्क हम लगाएंगे, और मास्क लगाया हुआ अगर आदमी बीमार है और वेदांता में आया हो, आप कह रहे हो कि बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गौर करिएगा। एक बार धन्यवाद देंगे बाबूजी आपके माध्यम से। बहुत लोग वकीलों को कहते हैं, बहुत लोग न्यायपालिका को गाली देते हैं, लेकिन आज भी मैं दावे, वकील हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, पढ़ता हूं, समझदार हूं, जागरूक हूं, देखता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न होते तो सरकार की कान में जूं आज भी रेंगने वाली नहीं थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, भारत सरकार को फटकारा, कहा कि आप शुतुरमुर्ग जिस तरीके से रेत में भयभीत होकर के रेत में अपनी मुंह छिपा लेता है, झुक जाता है, पंखड़ों से अपने आप को ढक लेता है ताकि हमको भय दिखाई न पड़े, हमको तूफान दिखाई न पड़े। हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से, आप शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में मुंह छिपा लीजिए, लेकिन हम अंधे बन के देख नहीं सकते। ये जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, ये एक तरीके से नरसंहार है, और नरसंहार के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। के काम नहीं चलेगा। हमारी न्यायपालिका सजग रहे, हमारे पत्रकार सजग रहें, हमारे देश के नागरिक सजग रहें, और हम निरंतर प्रगति के पथ पर तभी बढ़ पाएंगे जब हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। हम देखेंगे, देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि कहाँ, कब तक हम चुप रहेंगे। हमको ज़्यादा दिन चुप रहेंगे तो इस बार दूसरे